हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 10। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 18th सेंचुरी में होने वाले पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद हिस्ट्री तो ख़त्म हो जाएगी। आपको ज्योग्राफी चाहिए, साइंस चाहिए या जो भी चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियोस बनाऊंगी। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको दो मैप दिखाई दे रहे हैं और आपको इन मैप को ध्यान से देखना है कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो मुगल एम्पायर है उसकी बाउंड्रीज में हमें चेंजेस को देखने को मिल रहे हैं और कैसे इनका नए इंडिपेंडेंट किंगडम बनने की वजह से इनकी बाउंड्रीज में अंतर आ रहा है, छोटी बड़ी हो रही है, ये हम देखेंगे। पहला मैप देखिए, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ मुगल एम्पायर 1700 में। ये एक्सटर्नल बाउंड्री थी, मतलब इसके अंदर का ये पूरा एंड ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा हुआ करता था। इसके बाद ये हमारा सेकंड मैप है। इसमें टेरिटरी दिखाई दे रही है जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ चुकी है मिड 18th सेंचुरी में। मतलब पहले जो इतनी सारी पूरा मुगल्स के अंडर आता था, अब देखिए यहाँ पर ये ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। तो 1765 में हमने नोटिस किया कि दूसरी पावर ब्रिटिश आ गई है जिसने बहुत बड़ा हिस्सा ईस्टर्न इंडिया का, ये ईस्ट पार्ट है ना, रुके मैं पेन ले लेती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ का, ये ईस्ट है। तो ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश ने कब्जा लिया था। What these map tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relative short span of time. तो मैप 1 और मैप 2 से हमें ये समझ में आता है कि एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की, वो काफी बदल गई थी, बाउंड्रीज बदल गई थी। पहले जहां पर मुगल्स का राज होता था वहां पर अब ब्रिटिश का राज हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नए पॉलिटिकल ग्रुप सब कॉन्टिनेंट में आए थे 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। लगभग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के बाद जो भी औरंगजेब के बच्चे होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं कि वो आगे अपनी पावर को फैला सकें। इसलिए हम बोलते हैं कि 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो डिक्लाइन है, मतलब मुगल एम्पायर नीचे को जाने लगी, नीचे गिरने लगी। फिर यहाँ पर थर्ड बैटल भी देखने को मिलेगी पानीपत में 1761 में। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ, नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स बने, हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स किसको कहा जा रहा है? जो बाद में मुगल्स आए थे उनको। और क्या क्राइसिस आ गई थी बड़े से मुगल एम्पायर में, ये सब अब देखेंगे। हम क्राइसिस देखेंगे एम्पायर की और लेटर मुगल्स के बारे में जानेंगे। तो देखो, चैप्टर 4 में हमने देखा था मुगल एम्पायर, काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी मुगल एम्पायर को, लेकिन जो भी चीजें ऊपर उठती है उसका नीचे गिरना पक्का है। कोरोना में भी आपने देखा, पहले केसेस बढ़ रहे थे, फिर एक टाइम एकदम ऊंचाई आ गई, है ना। डॉक्टर्स भी बोले कि एक इस मंथ में पीक आ जाएगी, सबसे ज्यादा केसेस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे केसेस कम होने लगे। उसी प्रकार से मुगल एम्पायर पहले ऊपर चढ़ा, फिर नीचे डिक्लाइन हुआ। तो ये नीचे गिरने की जो शुरुआत है वो 17th सेंचुरी से हो गई। औरंगजेब ने, एक कारण इसका ये भी था कि औरंगजेब ने जो मिलिट्री है और फाइनेंशियल रिसोर्स है उनको काफी ज्यादा डिप्लीट कर दिया था, खर्च कर दिया था, क्योंकि इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी दक्कन में और जीत उसको हासिल उतनी हुई नहीं थी कोई। औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर आए वो इतने काबिल ही नहीं थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अंदर अच्छे से कर सके। फिर क्या हो रहा था कि लेटर मुगल्स थे ना, वो ज्यादा जो मनसबदार अकबर के टाइम पे बन चुके थे उन पे चेक नहीं रख पा रहे थे, मतलब उनके ऊपर पावर नहीं दिखा पा रहे थे अपनी, उसमें भी एक दिक्कत आ रही थी। अब जो नोबल्स को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर, गवर्नर को सूबेदार करते कहते थे, तो वो कंट्रोल करते थे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जैसे कि दीवानी यानी रेवेन्यू, फौजदारी यानी मिलिट्री। तो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड होते थे ये सूबेदार गवर्नर।
जिसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स आ जाती थी मुगल एम्पायर के एक बहुत बड़े रीजन में। और जैसे जैसे ये गवर्नर्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करते थे प्रोविंसेस के ऊपर, इनका जो पीरियोडिक रिमिशन होता था रेवेन्यू का, वैसे ही कैपिटल का वो डिक्लाइन करने लगता था। पीजेंट और जमींदार भी भाई रिबेलियन करने लगे, विद्रोह करने लगे काफी सारे हिस्सों में, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया के, जिसकी वजह से भी जो लेट टर्म मुगल्स आए उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। ये रिवॉल्ट्स क्यों होते थे? क्योंकि जो मुगल्स थे वो काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा देते थे, और टैक्स बढ़ाने की वजह से लोग गुस्से में आ जाते थे और यहाँ पर रिवॉल्ट होने लगता था। At other times they were attempts by powerful chieftains। कई बार क्या होता था, जो पावरफुल chieftains होते थे या गवर्नर्स होते थे वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते थे, मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, अपना एक अलग किंगडम बनाने की कोशिश करते थे, रिबेलियन कर देते थे, तो वहां भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये जो रिबेलियंस है ये होती नहीं थी, लेकिन पहले के रिबेलियंस को दबा दिया जाता था। Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftain and other groups। लेकिन औरंगजेब के बाद आए हुए जो भी सक्सेसर थे, मुगल बादशाह थे, उनमें इतनी नहीं थी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कि भाई वो बचा पाए अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स को जो प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथ में जा रही थी। ये देखिए रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से मुगल एम्पायर गरीब हो चुकी थी। जो ग्रेट लॉर्ड्स थे, जो मुगल एम्परर्स थे, वो काफी पैसे वाले होते थे, तो अब वो काफी गरीब हो चुके हैं। अब देखो पहले क्या होता था कि जो पीजेंट्स थे फसल उगाते थे, रेवेन्यू देते थे, लेकिन अभी इन लोगों ने भी मना कर दिया था कि भाई हम फसल नहीं देंगे, और इनको सपोर्ट मिल रहा था पीजेंट्स का, इनके जो लोकल वहां पर गवर्नर है, चीफटेन है, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर पूरा कोलैप्स हो गया था जो मुगल ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, क्योंकि ये अब इनको कुछ दे ही नहीं रहे, खाने की चीज नहीं आ रही, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो कोई भी जो एम्पायर है वो कैसे टिक सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। वहाँ एक राजा, मतलब अकबर के टाइम पे क्या माहौल था, और फिर औरंगजेब के बाद इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा गरीबी छा गई एक तरीके से। देखो जिस टाइम पे मुगल एम्पायर के अंदर में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, इसी टाइम पे ईरान का जो रूलर है वो आया नादिर शाह, और इसने जो सिटी है दिल्ली 1739 में इसको तहस नहस कर दिया, काफी सारा लूटपाट मचाई, वेल्थ चुरा के ले गया। अब एक बार बस नादिर शाह का आना ही था, उसके बाद से मान लो कतार ही लग गई, बहुत सारे अफगानी रूलर आने लग गए और तहस नहस करने लगे सिटी में, मतलब कि लूटपाट करने के लिए आते थे ये लोग अफगान से। फिर अहमद शाह अब्दाली आया जिसने नॉर्थ इंडिया को करीबन 5 बार लूटा, 1748 से लेके 1761 के बीच में। तो देखो हम नादिर शाह के अटैक को देख लेते हैं। हमें कंटेम्प्ररी जो अकाउंट्स मिल रहे हैं, ये बुक में अलग से आपका ये पेज दिया रहता है कटिंग का, इसको पढ़ना भी काफी जरूरी है। डिवास्टेशन किया था दिल्ली का किसने? नादिर शाह ने, तहस नहस करके डाल दिया था। एंड किसी ऑब्जर्वर जो रहे थे उस टाइम के, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से जो मुगल खजाने की वेल्थ थी उसको लूटा गया था नादिर शाह के द्वारा। 60 लाख, 60 लाख उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता था, उसको चुराया गया था। कुछ 1000 गोल्ड कॉइन्स चुराए गए थे, 1 करोड़ के गोल्ड वेयर चुराए गए थे, नियरली 50 करोड़ वर्थ ज्वेलरीज को चुराया गया था। ये बहुत ज्यादा है। इवन इसके अंदर पीकॉक थ्रोन भी था। ऐसे ही हमारे भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, काफी यहाँ पर खजाना था। एक और अकाउंट है जो कि इन्वेजन को बताता है कि इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट रहा दिल्ली पे। So who had been masters were now in the dire straits, and those who had been revered couldn't even get water to quench their thirst। बताया जा रहा है कि जो मुगल्स इतने पैसे वाले होते थे, आज उनके पास कुछ नहीं रहा है। जिस टाइम जो मुगल्स इतने पैसे वाले होते थे, आज उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहा है कि वो पानी पी सके,
खुद लेकर उनके पास अपनी पानी की से प्यास बुझा सके। मतलब आप समझ रहे हो ना, कुल मिला के उनकी गरीबी दिखाई जा रही है कि एक टाइम पे मुगल्स कितने पैसे वाले थे, अब वो नहीं है इतने पैसे वाले। जो वेल्दी थे अब वो भिखारी बन चुके हैं। जो स्टाइलिश कपड़े पहनते थे अब वो कहीं ना कहीं हमें नंगे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी वो अब बेघर हो चुके हैं। जो नई सिटी थी शाहजहानाबाद की, वो एक कचरा बन चुकी है। ठीक है, जब से नादिर शाह ने उसको अटैक किया है। तो इस प्रकार का पूरा हमें एक अकाउंट दिया गया है कि नादिर शाह के आने के बाद दिल्ली का कैसा सीन रहा। फिगर 1 में 1779 का ये पोर्ट्रेट है नादिर शाह का, ये है वो नादिर शाह। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था हर तरफ से मुगल रूलर्स के ऊपर, एंड जो एम्पायर था काफी ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि अपने ही अंदर जो नोबल्स थे इनमें भी कंपटीशन चल रहा था। ये दो मेजर ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे नोबल्स भी। एक था ईरानी ग्रुप, दूसरा था तुरानी ग्रुप। तुरानी तो आप समझ रहे हैं, तर्किश। जो तुर्की के थे वो तुर्रानी, ईरान के थे वो ईरानी। बहुत समय तक जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो कठपुतली की तरह बन के रह गए थे इन्हीं नोबल्स के। मतलब पहले मुगल इम्पोर्टेंट होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो नोबल है वो मुगल राजा को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। ये बहुत ही अपने आप में ही बेइज्जती की बात है। जब जो दो मुगल एम्परर थे, फारूक सैयार 1713 से लेकर 1719 तक, और दूसरा आलमगीर सेकंड 1754 से 1759 को मार दिया गया था इनके अपने नोबल के द्वारा। और तो और शाह आलम सेकंड, अहमद शाह, इनको भी मार दिया गया था, क्योंकि इनकी आंखें फोड़ दी गई थी इनके अपने नोबल्स के द्वारा। क्योंकि इनमें खुद में तो अकल थी नहीं कि ये अपनी कोई भी पॉलिसी बना सके। ये पूरी तरीके से अपने नोबल्स पे डिपेंड थे। तो अब देखो, आपने ये सारे फैक्टर्स देख लिए कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुगल एम्पायर में औरंगजेब के मरने के बाद। अभी हम देखेंगे कि इनकी जो बीच की प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रकार से इमरजेंस होता है नई स्टेट्स का। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।